Welcome to my channel History Mantra. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चोल राज की प्रकृति पर। एग्जाम में जो है चोल राज की प्रकृति पे प्रश्न आता है और पूछा जाता है कि क्या चोल राज खंडीय राज्य था, केंद्रीकृत राज्य था या सामंती राज्य था। तो आज हम जो है इस वीडियो में इन सभी पहलुओं पे बात करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इतिहासकारों ने उन साधनों का अध्ययन करने का प्रयास किया है जिसके कारण राज्य का निर्माण होता है और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण राजनीति में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। चोल राज की प्रकृति के बारे में बात करने से पहले आइए हम जानते हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य एक राजनीतिक तौर पर संगठित क्षेत्र होता है। इसमें संप्रभुता क्षेत्र, स्थायी आबादी और सरकार होती है। चोल राज्य को नौकरशाही पे आधारित केंद्रीकृत राज्य कहा गया है, जैसा कि प्रत्येक बड़े साम्राज्य के बारे में कहा जाता है। नीलकंठ शास्त्री ने चोल राज्य को केंद्रीकृत साम्राज्यिक राज्य कहा है। 1955 में नीलकंठ शास्त्री ने चोल राज्य के बारे में कहा कि राजराज और उसके उत्तराधिकारी के समय कई महलों, अधिकारियों, कर्मकांडों और साम्राज्य में संसाधनों का व्यवस्थित संकेंद्रण दिखाई देता है। इस कारण यह बैजेंतिया प्रकार का राज्य प्रतीत होता है। यह पहले के सामान्य शासन से भिन्न था। जो बैजेंतिया साम्राज्य है, जिसको अंग्रेजी में बैजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, यह 4वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। बैजेंतिया शासक के पास असीमित शक्ति व सत्ता थी। केंद्रीकृत नौकरशाही व प्रशासन था। मजबूत सेना थी। कला तथा स्थापत्य कला को जो है इन्होंने महत्व दिया। तो इसी आधार पे नीलकंठ शास्त्री ने चोल राज्य को एक केंद्रीकृत राज्य कहा है। दूसरा जो विचार है उसमें कहा गया कि चोल राज्य भारतीय सामंतवादी मॉडल पर आधारित था। इस विचार को मानने वाले इतिहासकार हैं रामशरण शर्मा, डी.एन. झा, बी.एन.एस. यादव और आर.एन. नंदी। इन विद्वानों ने पूर्व मध्यकाल में व्यापार के पतन पर बल दिया है और जागीर पर आधारित उत्पादन प्रणाली के विकास की बात की है। इसके अलावा कुछ विद्वान प्रोसेसुअल, प्रक्रियात्मक और इंटीग्रेटेड मॉडल एकीकृत की बात करते हैं। इनमें हरमन कुल के शामिल हैं, जो कि राज्य के विकास में 3 चरणों की बात करते हैं। बी.डी. चट्टोपाध्याय ये सामंतों के हॉरिजॉन्टल लंबवत एकीकरण की बात करते हैं और राज्य में इनकी स्वायत्ता पर बल देते हैं। भैरवी प्रसाद साहू ने राज्य संरचना में केंद्र और परिधि के मध्य समय के साथ होने वाले क्षेत्रीय बदलाव के अंतर को दिखाने का प्रयास किया है। एक अन्य विद्वान एस ब्लाके ने चोल राज्य को पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक राज्य कहा है, अर्थात पैतृक नौकरशाही पर आधारित राज्य। इसमें मैक्स वेबर के मॉडल और एम.जी.एस. नारायणन के ब्राह्मण ओलिगार्की मॉडल को शामिल किया गया है। ब्राह्मण ओलिगार्की का अर्थ है ब्राह्मण कुलीन तंत्र। इसके अलावा एल.बी. अलाएव, इन्होंने चोल राज्य को सिम्बायोटिक स्टेट कहा है, जिसका अर्थ है सहजीवी राज्य। इन्होंने बी.डी. चट्टोपाध्याय के ऑटोनॉमस स्पेस के आधार पर ऐसा विचार प्रस्तुत किया है। अलाएव के अनुसार शाही दरबार, लोकल मैग्नेट्स और समुदायों के सामूहिक अंग आपस में गुथे हुए थे। ये लोग सहजीवी थे और इनके सामाजिक राजनीतिक जीवन के ताने बाने रेगुलेटेड नहीं थे। इसी आधार पर चोल राज्य को किसी बने बनाए मॉडल में नहीं पिरोया जा सकता है, हालांकि इसमें कुछ सामंती लक्षण भी शामिल थे। बर्टनस्टीन ने नीलकंठ शास्त्री की केंद्रीकृत राज्य की अवधारणा का खंडन किया है और इन्होंने कहा कि चोल राज्य एक सेगमेंटरी स्टेट था, अर्थात खंडीय राज्य था। खंडीय राज्य की अवधारणा को स्टीन ने 1980 के दौरान प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि चोल राज्य में बहुत सारे सेगमेंट या नाड़ू थे और उनके कोर में राजा शासन करता था। इन सेगमेंट में भी राजा होते थे, किंतु प्रभुसत्ता केवल कोर में शासन कर रहे राजा के पास थी। अधिकांश राज्यों में राजा अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग केवल धार्मिक कर्मकांड के द्वारा करता था, क्योंकि उसके पास राजनीतिक रूप से विभिन्न सेगमेंट में प्रभुता दिखाने की शक्ति नहीं थी। बर्टनस्टाइन यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि ये जो सेगमेंट या नाड़ू है, एक स्वतंत्र इकाई थे और राजा धर्म के आधार पर जो है इनके ऊपर शासन करता था। इसके अलावा बर्टनस्टीन का कहना है कि चोलों का यह ढांचा बिना किसी कर प्रणाली, प्रशासन तंत्र और सेना के खड़ा रहा।
यह व्यवस्था 850 ईस्वी से 1280 ईस्वी तक चली, लगभग 400 सालों तक। चोलों ने इन सेगमेंट के आधार पर शासन किया। बर्टनस्टीन ने इस सेगमेंट थ्योरी को दक्षिण के विभिन्न राज्यों पल्लव से लेकर के विजयनगर पर लागू किया था। स्टीन ने यह विचार अफ्रीकी समाज पर साउथ हॉल के द्वारा किए गए कार्य से ग्रहण किया है। स्टीन के खंडीय राज्य की आलोचना भी हुई और समर्थन भी मिला। स्टीन के समर्थक स्पेंसर ने कहा कि चोल राज्य को चलाने के लिए पैसा तथा सेना का खर्च युद्ध से आता था। ये 400 वर्षों तक लड़े, लूट का माल एकत्र करते थे और आपस में बांट लेते थे। इस प्रकार चोल राज्य चलता था। बर्टनस्टीन के खंडीय राज्य की आलोचना एमजीएस नारायणन, आर चंपक लक्ष्मी, केशवन वेलुथट, नोबोरू काराशिमा, वाई सुब्रयालू और आर एस शर्मा द्वारा की गई। बर्टनस्टीन के विचार की आलोचना में यह कहा गया कि सेगमेंट या नाड़ू के ऊपर राजा की कोई राजनीतिक प्रभुता नहीं दिखाई देती है। यह भी कहा गया कि यदि चोल राज्य के विभिन्न खंड प्रभुसत्ता में भागीदार थे, तो खंडीय राज्य सामंतवादी व्यवस्था से भिन्न कैसे है। बाद में बर्टनस्टीन ने 1996 के दौरान कहा कि राजा की राजनीतिक संस्था धार्मिक कर्मकांड के साथ जुड़ी हुई थी। स्टीन ने सेगमेंट्री स्टेट के विचार को नकारा नहीं, वे चोल राज्य व विजयनगर राज्य को सेगमेंट्री स्टेट ही मानते हैं। चोल शासक मंदिर निर्माण के कार्य से अपनी अपनी महानता और राज्य की शान को प्रदर्शित करते थे। इस प्रकार वे संपूर्ण राज्य में अपनी धार्मिक संप्रभुता को प्रदर्शित करते थे। बर्टनस्टीन के अनुसार मंदिर ही राजा की राजनीतिक संप्रभुता का प्रतीक था। राज के घरानों द्वारा बहुत सारा दान मंदिर के देवताओं को दिया गया है। राजराज के द्वारा चोल मंडलम में मंदिर को 40 गांव दान में दिया गया। यह राज्य का कोर क्षेत्र था। नए कब्जा किए गए क्षेत्र श्रीलंका और कर्नाटक में 16 गांव दान दिए गए। प्रश्न उठता है कि यदि राजा के पास राजनीतिक प्रभुता नहीं थी और राज्य की नौकरशाही के ऊपर उसकी कोई पकड़ नहीं थी, तो वह किस प्रकार एक विस्तृत क्षेत्र में भूमि दान दे रहा था। अन्य विद्वानों का कहना है कि धर्म शक्ति का दूसरा रूप होता है, लेकिन चोल शासक शक्तिशाली थे और धर्म का प्रयोग कर और शक्तिशाली हो गए। चोल अभिलेखों से पता चलता है कि चोल राज्य के पास राजस्व उगाही करने के लिए विस्तृत नौकरशाही थी। चोलों के पास सेना नहीं थी, यह विचार भ्रामक है। राजस्व विभाग को पुरावुवारी कहा जाता था। इसके कई संस्थानों की कार्य प्रणाली का पता चलता है, जैसे कि पुरावुवारी तिनाइक्कल कनकानी, अर्थात राजस्व विभाग का अकाउंट सुपरवाइजर, वरिपोतगम अर्थात टैक्स रजिस्टर, मुगावेत्ती शाही मुहर, वरिपोत्तग कनक्कू टैक्स रजिस्टर का अकाउंट, परिलीडू टैक्स रजिस्टर की एंट्री, पत्तोलई अर्थात पत्ते पर लिखने वाला रिकॉर्ड आदि। राजेंद्र प्रथम के करंदई तामपत्र अभिलेख में 50 से अधिक गांवों को ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है। इसमें राजस्व अधिकारी का नाम, उपाधि और संबंधित गांव का आंकड़ा दिया गया है। उच्च नौकरशाहों को अधिकारी कहा गया है। ये आंकड़ा बताता है कि चोल काल में विस्तृत अधिकारी तंत्र या ब्यूरोक्रेसी विकसित थी। अधिकांश विभागों का निर्माण राजराज प्रथम के समय किया गया था और ये पूर्ण चोल काल तक कार्य करते रहे थे। इसके समय भूमि सर्वेक्षण भी किया गया था। चोलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि उत्पादन था। धान उत्पादन व अन्य फसलों को प्रोत्साहन दिया गया था। जयन गोंडा चोल मंडलम में टैंक के द्वारा तथा चोल मंडलम में नदी के पानी का प्रयोग कर सिंचाई की जाती थी। सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेट्टी जबरन श्रम का प्रचलन मिलता है। व्यापारियों से अंतरायम और दस्तकारों से तत्तार पट्टम नामक शुल्क लिया जाता था। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय राज प्रशासन के केंद्रीकृत किए जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। श्रीलंका पर कब्जा किया गया, श्री विजय पे हमला किया गया, पूर्व पश्चिम के व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। यह सब सेना के द्वारा ही किया गया। उपरोक्त कथन सेगमेंट्री स्टेट या खंडीय राज्य की आलोचना करते हैं और केंद्रीकृत राज्य के लक्षण को दर्शाते हैं। राजराज प्रथम के समय वलनाडु का प्रयोग किया गया। इसे 3 नाडु को मिलाकर के बनाया गया। यह नाडु व मंडलम के मध्य में था। वलनाडु में अधिकारियों को नियुक्त कर राजस्व संग्रहण करने का कार्य किया गया ताकि बिचौलियों को समाप्त किया जा सके। यह नाडु में बलशाली हो रहे थे।
ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो चोल राज्य को किसी मॉडल में बांधने की बात नहीं करते हैं। ऐसा वे विभिन्न राज्यों पर किए गए अध्ययन के आधार पर कहते हैं। फिर भी ये नए मॉडल हमें भारतीय राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जिसको हम चोल राज्य के अध्ययन में शामिल करते हैं।